तो वर्क एंड एनर्जी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना है, देखिए, वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर का ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। चैप्टर का पूरे एंटायर चैप्टर की हम बात करें तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, ना एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को वर्क में, वर्क को एनर्जी में हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते, या एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाता है तो वहां से एनर्जी डेवलप हो सकती है या एनर्जी से वर्क डेवलप हो सकती है। जैसे सिंपली अगर हम बोले कि जैसे मान लीजिए कि आप ये ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही, ये ट्यूबलाइट कर क्या रहा है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर हमें इस ट्यूबलाइट को डिफाइन करना हुआ, व्हाट इज अ ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर। क्या हम इसका उल्टा कर सकते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर पैनल्स में देखिए, सोलर लाइट उस पे आती है, सन की लाइट आती है, और वो सन की लाइट किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है ना, कन्वर्ट होती है। जैसे ये फैन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये फैन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट हो रहा है कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल। कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी को भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते, जैसे डायनमो। डायनमो में क्या हो, डायनमो का नाम नहीं सुना, जनरेटर का तो नाम सुना होगा। जनरेटर में क्या हो, रोटेट करते हैं उसको, मशीन को, और उसको रोटेट करके वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, उल्टा हो गया, इसका उल्टा हुआ ना। तो डायनमो एक छोटा सा जनरेटर हो, जनरेटर जो देखते हो आप बड़ा सा, डायनमो छोटा सा। साइकिल में भी लगा हुआ देखे हो कि टायर में लगा देते हैं, वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, आगे बल्ब जलता है, देखा है सर, उसको डायनमो बोलते हैं। ठीक है, वही डायनमो है। आप साइकिल के टायर में छटा वहां लगा देते हो, तो जितनी तेजी से साइकिल चलाते हो उतनी वहां पे लाइट जल रही होती है। ऐसा देखा है आप लोगों ने, नहीं देखा है, ऐसा मिलता है, बहुत कॉमन है ये मान। तो वही उसके अंदर डायनमो लगा होता है, एक छोटा सा डायनमो लगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या तो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं या वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बिना एनर्जी के वर्क डन हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं हो सकता। तो बिना एनर्जी के वर्क डन नहीं हो सकता, और बिना वर्क डन के भी एनर्जी, बिना वर्क, कोई भी वर्क एनर्जी जो हो रही है वो कहां से आएगी, वो भी तो वर्क डन से ही आएगी ना। तो एनर्जी का सिंपली अगर हम इस चैप्टर की बोले, इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का क्या है, वो है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर कर क्या सकते हैं, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट कैन ओनली बी converted
फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। तो अगर एनर्जी ही एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, अगर मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन करेंगे, अगर कम एनर्जी है तो कम वर्क डन होगा, ज्यादा एनर्जी होगी तो ज्यादा वर्क डन होगा, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क डन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब एनर्जी और वर्क डन या एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल एनर्जी की अगर बात करें, टोटल एनर्जी कन्वर्जन से पहले कन्वर्जन के बाद जो टोटल एनर्जी रहेगी, क्या वो एनर्जी सेम रहेगी या वहां कोई चेंज होगा? दैट विल रिमेन सेम। जैसे ये ट्यूबलाइट अगर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन कर रही है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? लाइट एनर्जी में। अगर मान लीजिए ये ट्यूबलाइट, सुनो, अगर ये ट्यूबलाइट मान लो 25 वॉट का है, लिखा होता है ना वॉट, देखा है आप लोगों ने वॉट लिखा होता है, तो वॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ट्यूबलाइट 25 वॉट का है, तो दैट विल बी कन्वर्टिंग 25 जूल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी पर सेकेंड। यही इसका मतलब समझ में आया? क्या मतलब है? नहीं समझ में आया? ये जो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट जब ऑपरेट हो रहा होगा, ये कर क्या रहा होगा? हर एक सेकंड में 25 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट। ये ट्यूबलाइट जैसे जो लाइट आ रही है, वो कहां से आ रही है? एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें आ रही है, और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सिर्फ कन्वर्टर है। ट्यूबलाइट क्या है? सिर्फ कन्वर्टर है। कन्वर्टर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इनटू लाइट एनर्जी, इसको कन्वर्ट कर रहा है। फैन क्या है? फैन इज अ डिवाइस, इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस व्हिच विल बी कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, उतनी मैकेनिकल एनर्जी वो वहां पे रिलीज कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा। अगर कोई हीटर की बात, चल मान लो हमने घर में 2000 वाट का हीटर लगा, कितने वाट का बोला मैंने? 2000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हीटर का जब हम यूज करेंगे, तो वो हीटर क्या कर रहा होगा? हर एक सेकंड में 2000 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा होगा, और उसको वो किस में कन्वर्ट कर रहा होगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा। पावर का यही मतलब, जो पावर लिखा है ना, उस पावर का वही मतलब है। तो वो कन्वर्टर होता है, वो सिर्फ कन्वर्ट करता है, जितना एनर्जी लेगा उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। जितना लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट। तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो टोटल एनर्जी of any system always remains same, या फिर आप बोल सकते हो कांस्टेंट। तो अगर हम वर्क को डिफाइन करें कि व्हाट इज वर्क, तो वर्क को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क इज said to be done if applied force produces displacement। ये है वर्क का डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? वर्क इज सेड टू बी डन इफ अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये वर्क का डेफिनेशन। और इसका जो फार्मूला होता है वर्क का, अब ये देखो यहां पे क्या है? फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ध्यान रखना।
डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, स्ट्रेट लाइन दैट इज जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्टेंस। तो कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्टेंस जो है दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड, but displacement will always be the straight line that will join initial and final position. Okay, तो वर्क डन की बात अगर हम करें तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, एक्चुअली वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू होता है F इंटू S इंटू कॉस थीटा, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला, F इंटू S इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, इसके बारे में मैं अभी समझाता हूं कि कॉस थीटा क्या है। इसमें पहले थीटा समझो क्या है। थीटा है, थीटा इसको हम लोग बोलते हैं THETA, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप कॉस थीटा की बात करते हैं, देखो एक्चुअली साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, ये जो वैल्यू, ये जो चीजें होती है, ये आता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथ्स का एक चैप्टर है जो आपको क्लास 10th में पढ़ाया है। उसका बेसिक एप्लीकेशन होता है हाइट। जैसे मान लो, सपोज करो कि ये एक कोई ट्री, ठीक है, यहां से सपोज कीजिए कि 10 मीटर की डिस्टेंस पे आप खड़े, और आपको ये कैलकुलेट करनी है कि इस ट्री की हाइट कितनी। ओके, या कोई माउंटेन है, उसकी हाइट मेजरमेंट है। कैसे मेजरमेंट, क्या तरीका होगा? मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये ट्री है, ट्री से आप इतनी डिस्टेंस पे खड़े हो। आप क्या करोगे, यहां से मान लो सपोज करो एक लेजर लाइट हमने ली। अब लेजर लाइट से हम क्या करें, इसके टिप पे लाइट भेजें। ओके, उस लेजर लाइट को हमने लगा दिया एक प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर पे हमने लेजर लाइट लगा दिया। अब प्रोटेक्टर से हमें क्या पता चल गया, इसका एंगल पता चल गया, थीटा। ये हो गया बेस, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां पे इस तीनों के बीच का रिलेशन निकाल, ये बेसिक काम होता है किसका? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट वैल्यूज से हम लोग ये चीजें निकाल, ये निकालने के लिए बेसिकली आपको समझाया जाएगा क्लास 10th में, जिसमें आप ये पढ़ोगे, उसके बारे में आपको सर डिटेल में पढ़। अभी हमको बहुत ज्यादा इससे मतलब नहीं है, अभी हम जो है सिर्फ साइन कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज, ये तो समझ में आ गया यूज कहां पे होता है, एंगल्स। तो अब यहाँ पे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल्स है, उस एंगल्स की अगर डिफरेंट वैल्यू हो तो कॉस की क्या वैल्यू आएगी, ये इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर सेम डायरेक्शन। कॉस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है +1। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? +1। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आती है 0। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू आती है -1। ये चार वैल्यूज आप याद रखिए, आपके इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट, सिर्फ ये चार वैल्यू याद। ठीक है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू +1, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ओके, ये चार वैल्यू से आपका पूरा काम यहाँ पे चल जाए। तो ये चार वैल्यू,
अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे एक सिचुएशन हम लोग कंसिडर, सिचुएशन 1। इस सिचुएशन 1 में हमने क्या सिचुएशन कंसीडर किया, मान लीजिए कि वर्क कोई ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया। सपोज करो कि ये फुटबॉल है, इस पे आपने इधर की ओर किक मारा, फोर्स इधर की ओर है और ये मूव भी इधर की ओर ही कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर की ओर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम। ठीक है, फुटबॉल पे आपने जिधर किक मारा उधर की ओर ही वो मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो यहाँ के केस में क्या है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ये पहला केस हुआ। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इस कहने का मतलब थीटा इज जीरो, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा विल बी जीरो। और हमने पढ़ा कि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे वर्क डन अगर हम निकालें तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो गया एफ इंटू एस इंटू 1। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ के केस में क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस। इस केस में वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो जहां कहीं पे भी अगर कभी वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखा है तो इसका मतलब है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसका मतलब ये आपको मान के चलना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, पहला सिचुएशन क्लियर। चलिए अब सेकंड कंडीशन में सिचुएशन 2। एक बात, सिचुएशन 2 में आगे बढ़ने से पहले ये जो बैग है मेरा, इस बैग का वेट किधर की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड। वेट इज द फोर्स, ये तो याद है ना सबको, वेट इज द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड। नहीं, फोर्स तो किसी भी डायरेक्शन लगता है, वेट किधर की ओर लगता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड। ओके, कंडीशन सर, हमने हाथ में ये बैग पकड़ रखा है, फोर्स बताइए किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, और हम चल रहे हैं आगे। अब बताइए तो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है? डिस्प्लेसमेंट मेरा आगे है और फोर्स किधर है, नीचे है। अब ये जो कंडीशन का सेम यही कंडीशन अगर कोई कुली अपने सिर पे सामान लेके जा रहा होगा, तो अगर कोई कुली है और वो अपने सिर पे सामान लेकर के जा रहा है, जा रहा है इधर की ओर और उस पे फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, फोर्स क्या है, वेट। सर द वर्क डन विल बी जीरो। तो इस कंडीशन में थीटा बताइए क्या होगा, थीटा इज 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी होगी, 0। तो वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू cos 90 डिग्री। वर्क डन इन दिस केस विल बी f इंटू एस इंटू 0, वर्क डन हियर विल बी 0। ये कौन सी कंडीशन है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। तो पुली को पैसे देना चाहिए, देना चाहिए, वर्कडन तो कर ही नहीं रहा वो। तो ये सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन है व्हेन एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन। ये सेकंड सिचुएशन है व्हेन एफ एंड आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। और कोई सिचुएशन इसका याद है आपको जहां पे एफ और एस 90 डिग्री पे होता है? देखो मैं बताता हूँ, याद आया कुछ? कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट
अगर सर्कुलर मोशन में, तो फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड फ्रॉम द सेंटर, जिस फोर्स का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पे होता है। याद आ रहा है सर्कुलर मोशन? अब देखो तो यहाँ पे दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 90 डिग्री हो गया। वर्क डन क्या हो जाएगा, समझ में आया क्यों जीरो? किसी को डिफरेंट केसेस बना सकता है। मून इज मूविंग अराउंड अर्थ, अर्थ इज मूविंग अराउंड सन, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड प्रोटॉन। ठीक है, जहां पे भी जो भी सर्कुलर मोशन का केस है, हर एक सर्कुलर मोशन के केस में यही होगा। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो हमेशा रेडियस के 90 डिग्री पे, और फोर्स जो लगता है दैट इज ऑलवेज द सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर कोई लड़का, मान लो कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, कोई लड़का एक रस्सी में पत्थर बांध के घुमा रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय दैट लड़का? That will be zero. हाँ? कहीं पे भी अगर सर्कुलर मोशन है, वर्क डन विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन क्रिएट हमेशा कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा कहां से लगता है, सेंटर से, है ना। और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा उसका रेडियस के 90 डिग्री पे होता है, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। चलो एक तीसरा केस देखते हैं, सिचुएशन 3। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 में मान लीजिए सपोज कीजिए कोई कार आगे जा रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, अब उसने ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया। बताइए, ब्रेकिंग फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट होता है? होता है ना, ये तो क्लियर है सबको। यहां पे उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किया। ब्रेकिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। अब देखिए तो जरा दोनों के बीच में ब्रेकिंग फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना आ रहा है, 180 degree. Work done in this case will be F into S into cos 180 degree. Work done here will be F into S into minus 1. Work done here will be minus F. जब वैसे भी नेगेटिव होना चाहिए, क्यों नेगेटिव होना चाहिए, रिटार्डेशन का केस है। तो जब रिटार्डेशन का केस है, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, फोर्स विल बी नेगेटिव, तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा ही, होगा ना। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जीरो वर्क डन। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क। ये 3 कंडीशन। अच्छा एक बात और सुनो सुनो सुनो, वर्क, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? चलो देखो, फोर्स कौन सी क्वांटिटी बताओ, बोलो, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है? आप बताओ, फोर्स वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है ना? तो वर्क विल ऑलवेज बी स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया? तो अब आप बोलोगे जब ये स्केलर है तो फिर यार नेगेटिव कैसे आ सकता है ना क्वेश्चन, स्केलर में तो नेगेटिव आता नहीं है। तो यहाँ पे रिटार्डेशन के कारण ये नेगेटिव, इसके कारण नेगेटिव है। तो फोर्स तो वेक्टर है ना, उसका तो नेगेटिव बन सकता है। लेकिन जब हम वर्क का आंसर लिखेंगे जब कोई भी, तो वहां पे लास्ट में एक लाइन लिखोगे, सुन लो ध्यान से नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा कि वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्केलर ये वेक्टर क्यों दिख रहा है आपको, फोर्स के कारण, है ना, इसी कारण दिख रहा है ना। तो आप जब भी इस तरह का आंसर आएगा तो आप लास्ट में एक लाइन लिखोगे और उसमें लिखोगे, अगर मान लो कभी क्वेश्चन में आ गया सो दैट टोटल वर्क डन यहाँ पे आ गया -2000 जूल, ओके। अब वहां पे आंसर में क्या लिखोगे, सो द टोटल वर्क डन विल बी 2000।
पॉजिटिव में आंसर आएगा। भले न्यूमेरिक में नेगेटिव आ जाए, लेकिन आपको लास्ट लाइन थ्योरेटिकली लिखना है, सो द टोटल वर्क डन विल बी पॉजिटिव।